जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सबके यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस पर। बहुत सारे बच्चों का जो इंतजार था यूपीएसआई की जो वैकेंसी के लिए कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब हम फॉर्म भरेंगे। तो 11 अगस्त को जो ट्विटर कैंपेन हुआ था उसका शाम की नोटिस आ गई थी कि इसी हफ्ते में हम लोग, यह भर्ती बोर्ड ने कहा था कि इसी हफ्ते में जो नोटिफिकेशन निकाल देंगे। और उसके अगले दिन यानी 12 अगस्त कल के दिन में नोटिफिकेशन आ गया था। नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जस्ट ग्रेजुएशन पास होकर के आते हैं, उनको कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, या कुछ चीजें जो होती हैं जो गलतियां फॉर्म भरते समय ना करें, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो फॉर्म के बाद में करेक्शन भी नहीं हो पाता है, और कुछ एंट्री ऐसी हो जाती है जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम लोग पहले से जान लें या पहले से चीजें कुछ लोग देख लें, तो जो लास्ट डेट है उससे पहले अगर हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं, जैसे ओबीसी का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया, तो इनकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और उससे पहले के जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट में कब से कब तक चाहिए, ये सब सारी जानकारी जो है इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में पूरी जानकारी के लिए आखिर तक ही बने रहिएगा। हम लोग बात करते हैं यूपीएसआई की जो नोटिफिकेशन आ गया है उसके बारे में। कल के दिन में यानी 12 अगस्त को यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ 12 अगस्त को जो है वो नोटिफिकेशन आ गया था, पुलिस भर्ती आयोग ने जारी कर दिया था। उसमें जो वैकेंसी आई हुई है इसमें हम लोग देख लेते हैं। उप निरीक्षक की वैकेंसी आई हुई है जिसमें पुरुष और महिला दोनों की है। और हम लोग देखें प्लाटून कमांडर की जो है पुरुष की वैकेंसी अलग है, और इसमें जो प्लाटून कमांडर है यानी पीएससी की जो वैकेंसी है, इसमें दोनों चीजों में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर पुरुष ही भर सकता है, यानी मेल की वैकेंसी आई हुई है। और प्लाटून कमांडर में जो उप निरीक्षक इसका भी जो है वो पुरुष भर सकता है। लेकिन एक है महिला बटालियन की जो यहाँ पर वैकेंसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं, महिला बटालियन है तो महिला उप निरीक्षक की वैकेंसी इसमें सिर्फ फीमेल ही भर सकती है, मेल नहीं भर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ वैकेंसी आई हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं और देखते हैं क्या दिया है वैकेंसी में। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो वैकेंसी की जो लास्ट डेट यानी आवेदन करने की जो तिथि है वो 12 अगस्त यानी कल से ही शुरू हो गई थी। जब से नोटिफिकेशन आया तब से आप भर सकते थे, लेकिन अभी सजेशन है कि आज या कल देख लेते हैं कि किस तरीके से फॉर्म भरना है हमको। तो उससे ये होगा कि आपकी जो गलतियां करने की संभावनाएं जो है वो कम हो जाएंगी। तो 12 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक की यानी 11 तारीख तक की आप फॉर्म भर सकते हैं। लगभग एक महीने से एक दिन कम का समय दिया है। आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 12 अगस्त से लेकर के 11/9, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यानी जिस दिन लास्ट डेट होगी वही दिन जो है आप फॉर्म भरने की भी लास्ट डेट होगी, उसी दिन ही जो आपका जो आवेदन शुल्क करने की भी डेट वही होगी। फिर हम लोग देखते हैं जमा किया गया शुल्क का समायोजन की तिथि जो दी गई है वो 13/9 यानी 2 दिन बढ़ा दी गई है। अगर ऑफलाइन कुछ बच्चे फीस जमा करते हैं तो 2 दिन के लिए आप बढ़ा करके आप फीस जमा कर सकते हो। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर यानी जब भी फॉर्म भरना पड़ेगा उससे पहले आपको ओटीआर जो है वो फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी इसको कहते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये वाला जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको अब यूपीपी के जो एग्जाम्स है उनमें सब में भरना पड़ता है। पहले ये यूपीएससी के एग्जाम में आया था, फिर पीसीएस के एग्जाम्स में आया, अब यूपीएसआई भी जो है वो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन लेकर के आया। एसएससी में बहुत पहले चल रहा है, एसएससी में जो है बहुत पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन चल रहा है ओटीआर। तो अब जो है आपको ओटीआर भर करके ही फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे हम लोग कुछ देखते हैं। जैसे कहा गया है कि इसमें ये पूरी डिटेल है, कितनी वैकेंसी है, 4543 की वैकेंसी, जिसमें से यहाँ पर ये वैकेंसी जो है वो 4242 पोस्ट इसकी है। फिर उसके बाद में प्लाटून कमांडेंट की वैकेंसी है जिसकी वैकेंसी टोटल 135 है। अब हम लोग समझे कि जो ये थाने वाली जो पुलिस होती है, यहाँ पर थाने वाली जो पुलिस की वैकेंसी है वो 4243 है। ठीक है, उसके बाद में प्लाटून कमांडेंट की और कुछ जो महिला की आगे हम देख लेंगे वो वैकेंसी दी गई है। यानी इसमें अगर हम लोग देखें जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं वो 1750 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी 422 है, और हम लोग देखें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की जो वैकेंसी है 1147 है, एससी की वैकेंसी 890 है, और एसटी की जो वैकेंसी दी गई है 82 दी गई है। टोटल मिलाकर के 42 वैकेंसी यहाँ पर बन रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो प्लाटून कमांडेंट पीएसी की ये वाली और उप निरीक्षक सशस्त्र बल, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सशस्त्र बल की कहाँ पर पोस्टिंग होती है। यानी जो वीआईपी होते हैं उनकी जो शस्त्र लेकर के यानी जो अपना जो वेपन होता है उसको लेकर के चलते हैं। तो पुलिस सशस्त्र बल जो होता है वहां पर होती है। पीएसी जो होती है, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई रैली होनी है या कुछ होना है तो उससे पहले पीएसी भेजी जाती है, वहां का
पूरा सा व्यवस्था सही करने के लिए, तो वो पीएससी का हो गया। सशस्त्र बल जैसे आपको कोई मेट्रो हो गया और कोई वीआईपी हो गया, उनकी सिक्योरिटी के लिए रखना पड़ता है। तो ये केवल जो है वो पुलिस अभ्यर्थियों के लिए ही है। यानी यहाँ पर जो ये वाली वैकेंसी है 135, ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है। इसमें भी कैटेगरी वाइज दिया गया है, अन्य रिजर्व के 56 और ईडब्ल्यूएस के 13 और इस तरीके से कैटेगरी वाइज दिया गया है। एससी के 28 और अन्य पिछड़ा ओबीसी की जो 36 दी गई है। ये इतनी वैकेंसी मेल की। इसमें आप मेल फीमेल दोनों भर सकते हो, मेल और फीमेल की दोनों की वैकेंसी है इसमें, ठीक है। लेकिन आगे एक फीमेल के लिए भी एक बनाया गया है, जिसमें ये दिया गया है कि सिर्फ इसमें जो है केवल महिलाएं अप्लाई कर सकती। किसमें? महिला बटालियन है जो दी गई है वो उप निरीक्षक यानी एसआई की जो पोस्ट दी गई है वो जो है वो टोटल 106 है। ये इसमें सिर्फ महिलाएं भर सकती हैं। और इससे पहले प्लाटून कमांडेंट ऑफ विशेष सुरक्षा बल, यानी विशेष सुरक्षा बल मतलब वीआईपी की आप सुरक्षा में आपकी ड्यूटी लग जाएगी, ठीक है। और रिक्त पदों को श्रेणी वर्ग, तो इसमें भी कैटेगरी वाइज दी गई, इसमें 60 वैकेंसी है। तो अगर हम लोग सारी वैकेंसी देखें तो यहाँ पर देखते हैं 4242 पोस्टें हमारी जो थानों वाली पुलिस होती है वो है, ठीक है। यहाँ पर 4242 थानों वाली पुलिस है, जो थानों में जो आपकी रहती है, आपको जो काम होते हैं वो करती है। फिर उसके बाद में पीएससी वाली जो है यहाँ पर सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी जो है वो 135 वैकेंसी है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसमें यहाँ पर यहाँ पर विशेष सुरक्षा बल की जो वैकेंसी है वो इसमें मेल ही यूज कर सकते, मेल भर सकते हैं, इसमें 60 वैकेंसी है। और फीमेल की जो है वो यहाँ पर 106, इसमें मेल नहीं भर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर फीमेल की पर्टिकुलरली है, लेकिन ये वाली जो वैकेंसी है, ये वाली वैकेंसी में भी जो है कुछ परसेंटेज जो महिलाओं का रहता है आरक्षित, वो उतना परसेंटेज तो इसमें महिलाओं की रहेगी ही रहेगी। जितनी परसेंटेज होती है यानी उतने परसेंट आपको मिलेगी। यानी लगभग मान के चलिए 800-900 जो पोस्टें होती हैं वो महिलाओं के लिए यहाँ पर होंगी। प्लस 100 कितनी पोस्टें हैं यहाँ पर, इसके बाद जो 1 मिनट मुझे 800-900 पोस्टें प्लस 106 यानी 900 या 1000 के आसपास जो पोस्टें हैं वो महिलाओं के लिए, महिलाओं की वैकेंसी इसमें ज्यादा निकली है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें दिया गया है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के प्लाटून जो कमांडेंट है, ये जो जानकारी मैंने भी बोल दिया है, वही जो सशस्त्र बल की जो है उसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। यानी पीएससी के और जो क्या कहते हैं ये प्लाटून कमांडेंट पीएससी और उप निरीक्षक सशस्त्र बल, इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी ही भाग लेंगे। और उत्तर प्रदेश की जो महिला बटालियन है, सिर्फ महिला जो है वो निरीक्षक नागरिक पीएससी के पदों पर चयनित केवल महिलाएं अभ्यर्थी ही भाग ले पाएंगी। यानी जो पीएससी में पुरुष ले सकते हैं और महिला बटालियन है उसमें सिर्फ महिलाएं ले सकते हैं भाग, वो डिटेल में आगे डिस्क्राइब में दे दिया है। इस बार जो नोटिफिकेशन निकाला है भर्ती बोर्ड ने, सारी चीजें नोटिफिकेशन में क्लियरली लिख दी हैं, जो चीजें होनी है, जो चीजें नहीं होनी है। तो नोटिफिकेशन भी एक बार सही से पढ़िएगा। और ये अच्छी बात भी है कि नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है, ताकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं बाद में क्वेश्चन उठाते हैं तो वो कुछ नहीं करना है। सारी चीजें उन्होंने दे दिया है कि कहाँ पर महिला भर सकता है और कहाँ पर जो पुरुष भर सकता है और कहाँ पर महिला। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, बढ़ सकती है, घटने की तो बहुत चांसेस कम है। अगर जो संख्या अगर बढ़ सकती है तो वैसे तो ना के बराबर ही है, बट आप ये उनके अंडर में है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ये अधिकार भर्ती बोर्ड के पास में, ये भी उन्होंने बता दिया है कि किसी भी समय भर्तियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और किसी भी स्टेज पर इसको निरस्त भी किया जा सकता है। ये अधिकार भर्ती बोर्ड के पास में ही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं आवेदन शुल्क की बात करते हैं। आवेदन शुल्क में जैसे सामान्य हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 500 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। फिर चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, आपको 400 रुपए देना पड़ेगा। यानी 500 रुपए सबके लिए और एससी एसटी के लिए 400 रुपए, यानी 100 रुपए का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो फीस भी ठीक ठाक है। फिर उसके बाद कहते हैं, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो अधिमानी अर्हता क्या होती है। ये जैसे कुछ एक्सटर्नल हमारे पास क्वालिफिकेशंस होती हैं, उनका यूटिलाइजेशन या उनका महत्व क्या होगा या क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में दिया गया कि जैसे जो अन्य अर्हता है आपके पास, जैसे क्या हो गया हमारा डोएक ओ लेवल हो गया और जो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है, इन सब का कोई महत्व या इंपॉर्टेंस या बेनिफिट नहीं मिलेगा अलग से। मिलेगा कब मिलेगा, जब प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि हो, ये हो, और राष्ट्रीय कैडेट कोर की बी प्रमाण पत्र हो, यानी
जो एनसीसी का जो होता है उसका प्रमाण पत्र भी हो, और एक से अधिक अधिमान्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमान्य अर्हता है। मान लो आपका ओ लेवल भी हो, एनसीसी भी की हो, ट्रिपल सी भी की हो, तो इन तीनों में एक चीज मिलेगी। कब मिलेगी? कब? वो जब मिलेगी अधिमान्य अर्हता का कोई अंक नहीं होंगे, ये दे दिया है शुरू में, यानी एक्सटर्नल जो क्वालिफिकेशन आपकी कोई मान्यता नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमान्य अर्हता में प्रस्तर यानी 3.4 की वरीयता दी जाएगी, तब दिया जाएगा। मान लो कि अगर 4543 वैकेंसी है, जिसमें से अगर एक आ जाए 4541 वैकेंसी भर गई और 2 कैंडिडेट छूट गए, जिनमें 2 कैंडिडेट की वैकेंसी जो है वैकेंसी खाली छोड़ेंगे नहीं, उनमें क्या किया कि 2 बच्चों के नंबर बराबर आ रहे हैं, तब वरीयता मिलेगी। अगर आपके पास डोएक है तो, ट्रिपल सी है तो, एनसीसी का बी क्रेडिट है तब। अगर तीनों चीजें बराबर मिल रही है क्रेडिट, तब पर भी एक चीज देखी जाती है, जब तीनों चीजें नहीं मिलेंगी तब ये उस स्टूडेंट को वरीयता मिलेगी जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगी या एज ज्यादा होगी, उसको वरीयता दी जाती है। तो अधिमान्य मतलब एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन आपकी जो होंगी उसकी कोई मान्यता नहीं। क्वालिफिकेशन या बेनिफिट जब मिलेगा जब दोनों स्टूडेंट्स के नंबर बराबर आ रहे होंगे आखिरी में। उसमें कहा भी गया कि सिर्फ 2 से अधिक, 1-2 बच्चों का होगा, ज्यादा बच्चों का होगा भी नहीं। उसके आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आता है कि हम लोगों का जो एज है, एज जैसे मान लेते हैं जो दोनों की बात करते हैं, जैसे अनरिजर्व जो कैटेगरी के हैं उनकी जो है 28 साल मैक्सिमम एज है, ठीक है, और SC ST की जो है वो 5 साल की एज छूट है, तो 28 5 33 अगर करके देखते हैं तो वो चालू हो जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या है कि सबको सरकार ने 3 साल की छूट दे दी है, ठीक है, तो जो सामान्य कैटेगरी के जो 28 का था उसको 3 साल की छूट मिली, यानी जिसकी एज 31 होगी, कब होगी, यहाँ पर 2/7/1994, 1/7/2004, यानी कब से कब तक की ये भी दे दिया गया है। और ये भी मांगा गया है कि कब तक मांगी जाएगी, तो भर्ती बोर्ड में दे दिया गया कि 1 जुलाई 2025 तक की उसकी एज जो नापी जाएगी, यानी 1 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई 2025 को उसकी मैक्सिमम एज मांगी जाएगी। अगर इस बीच में आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा है उसकी 31 साल पूरी होने से कम है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, वरना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब दिया गया है कब से कब तक की जो अनरिजर्व कैटेगरी का होगा वो 2/7/94 से ज्यादा यानी पहले का नहीं होना चाहिए, और 1/7/2004 से बाद का नहीं होना चाहिए। अब ये इसमें दिया गया है, यानी जो थाने वाली पुलिस होती है यानी उप निरीक्षक, और यहाँ पर प्लाटून कमांडेंट में भी यही दे दी गई है 1/7/1994, और मिनिमम की तो सेम रहेगी। अब आता है, ये हो गया हमारा अनरिजर्व कैटेगरी का। फिर अनुसूचित जाति श्रेणी का अधिकतम जो सहायता है वो 5 साल दे दी गई, यानी यहाँ पर जो थी 28 5 33 3 36, यानी यहाँ पर जो है वो 36 साल तक की कोई भी SC और ST का कैंडिडेट होगा, ST की भी वही दे दी गई है। 28 5 + 3, यानी ये भी 36 साल का जो व्यक्ति होगा वो फॉर्म भर सकता है, यानी यहाँ पर तक की फॉर्म भर सकता है। अब दिया गया है कि 80 का भी जो बंदा लड़का जो फॉर्म भर सकेगा वो 2/7/89 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये वाली कैटेगरी, बाद की वाली तो सब में सेम है, किसी में चेंज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ST का भी होगा 2/7/1989 के पहले का नहीं होना चाहिए और इसके बाद का नहीं होना चाहिए। अगर हम इसका सही तरीके से मान लें तो अगर एक कह सकते हैं कि अनरिजर्व का जो 31 साल है मैक्सिमम, SC और ST की इसमें दी गई है 36 साल तक की अप्लाई कर सकता है, ठीक। अब कुछ जो रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन दी है किसमें दी गई उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे इसमें एक चीज दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को सेना की दी गई सेवाएं और उनकी वास्तविक आयु घटाने के लिए अधिकतम जो 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिला है यहाँ पर, यानी इसकी जो एज होगी 1/7/2025 तक की, यानी 34 साल तक की होनी चाहिए। यानी जब वो भूतपूर्व सैनिक है उसको 3 साल की छूट एक्स्ट्रा मिली है। और ये एक अच्छी चीज कही कि उत्तर प्रदेश का कोई राज्य कर्मचारी है, मान लो किसी और सेक्टर में जॉब कर रहा है बट वो चाहता है कि वर्दी वाली पोस्ट हम ले सकें, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया कि उसको 5 वर्ष की छूट दे दी है, यानी 5 + 3 यानी टोटल जो है 8 वर्ष का जो है, अगर यानी ये वही आ जाएगा कि 36 साल तक की अगर होगा तो फॉर्म भर सकता है। यानी कब तक की होगा, 2/7/89 तक के बाद का है तो फॉर्म भर सकता है, और जो मिनिमम तो दिया ही है। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का उसका भी यही दे दिया है, 5 + 3 यानी OBC का होगा तो वो भी 36 साल का होगा तो भी फॉर्म भर सकता है। यानी ये मान के चलते हैं अनरिजर्व सिर्फ जो है वो 31 है, बाकी 36 साल तक की आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये एज रिलैक्सेशन का है जो
सरकार ने दिया है। रिलैक्सेशन क्यों मिला है? कोविड में वैकेंसी न आने के कारण इनको मिला है। अब देखते हैं कि जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस प्लाटून कमांडर, पीएससी उम्र निरीक्षक सशस्त्र बल और प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के पदोच्चयन हेतु पुरुष अभ्यर्थी, ये हमने बता दिया है पहले ही, उसको ये दोबारा आ गया है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि जो लिखित परीक्षा होगी, एक चीज क्लियर कर दी है नोटिफिकेशन में ही कि जब इसमें लिखित परीक्षा में संशोधन के बारे में दिया गया है, तो ये यहाँ पर दिया गया है OMR, यानी OMR का वर्ड यूज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी का जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई है, ये जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा, यानी पेपर वाला फॉर्म होगा। अब क्या क्या कहा गया है कि इसका जो समय है वो 2 घंटे का होगा, यानी 120 मिनट मिलेंगे, जिसमें जो प्रश्नों की संख्या जो होगी वो कुल 160 होगी, यानी 40-40 नंबर के 4 सेक्शन आएंगे, जो टोटल मिलाकर के 160 होंगे और 120 मिनट का समय मिलेगा 160 क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब क्या लिखा उत्तर पद में, ये क्या लिखा? लिखित परीक्षा ओमार उत्तर पत्रक होगी। प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी उनमें से किसी एक विकल्प का चुनना होगा, जो उसका सही उत्तर होगा, जो उसको लगता है सही होगा वो सही चुन लिया जाएगा। ओमार उत्तर पत्रक जो 3 प्रतियां होंगी, यानी एक पिंक कलर की आती है, एक ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की जो बच्चे को दे दी जाएगी, बाकी 2 जमा कर ली जाएंगी। तृतीय अभ्यर्थी जो तृतीय प्रति होगी, जो अभ्यर्थी की जो ग्रीन कलर वाली होती है। फिर लिखित परीक्षा में प्रवेश पत्र यथा समय जब भर्ती बोर्ड चाहेगा तब वो देता है, यानी यूपीपीएस साइट पे देगा, वहां से आपको डाउनलोड करना होगा। और लिखित परीक्षा की तिथि व समय की सूचना यथा समय बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर दी जाएगी। अभी लिखित एग्जाम जो रिटन एग्जाम होगा उसकी कोई डेट नहीं दी गई, ये अभी अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता कि एग्जाम कब होगा, बट 5-6 महीने, 4-5 महीने में एग्जाम हो जाएगा, दिसंबर जनवरी तक ही जाएगा ये। लिखित परीक्षा में 1 से अधिक पालियों में अथवा 1 से अधिक दिनांकों में विभिन्न पालियों में प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने की, ये जो है यहाँ पर कि दशा में उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक की वैकेंसी दी जाएगी। अगर ये कहा गया है कि जो 1 से अधिक पाली भी हो सकती है और 1 से अधिक दिन में भी एग्जाम करा सकता है, ऐसा भर्ती बोर्ड ने बता दिया पहले ही, तो बाद में ऑब्जेक्शन ना करें कि एक ही दिन में एक ही सारे वैकेंसी करा दें। लेकिन ऑफलाइन हो रहा है तो ज्यादा पालियों में नहीं होगा, 1 या 2 दिन में एग्जाम हो जाएगा। पहले जो ऑनलाइन में जो एग्जाम हुआ था उस 14 से 12 13 दिन लगे थे, लेकिन अब जो है वो ज्यादा पालियां नहीं होंगी, ज्यादा कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है उसके बारे में। इसके बारे में हम लोग सब्जेक्ट से पहले एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है जी, यहाँ पर ये जो दिया गया है इसमें ये दिया गया सामान्य हिंदी जो है वो 40 प्रश्नों की संख्या है, 100 नंबर का, यानी एक जो है वो 2.5 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, यानी 40 क्वेश्चन 100 नंबर के। मूल विधि और सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, और संख्यात्मक मानसिक योग्यता जो योग्यता परीक्षा है वो 40 नंबर की, 40 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। और मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्ध परीक्षा, तार्किक परीक्षा जो ये होगी वो 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, यानी ये कहें कि रीजनिंग है और यहाँ पर ये मैथ्स है, कोई बदलाव नहीं है। 40 नंबर की 40 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते थे, 40 क्वेश्चन में मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान पूछा। मूल विधि में कुछ जो है आईपीसी और सीआरपीसी जो है वो वैल्यू थी उनकी जो चेंज की गई है, इनमें भी देख लेंगे क्या बदलाव किया गया है। और यहाँ पर जो मानसिक अभिरुचि है उसको थोड़ा सा चेंज करके बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा रह गई है। और इसके जो क्वेश्चन है यहाँ पर तो लिखा है, बट सिलेबस अभी देखेंगे तो उसमें वहां पर नहीं है। ये सब सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं ताकि नोटिफिकेशन आप देखो और आपके मन में कोई डाउट ना रहे और क्या करना है आपको एक पर्टिकुलरली रणनीति बना करके काम कर सके। अब जैसे यहाँ पर सिलेबस के बारे में दिया गया, सिलेबस देख लेते हैं, कोई बदलाव नहीं। जैसे यहाँ पर आता है सामान्य हिंदी, ठीक है, सामान्य हिंदी में वही सारी चीजें गए, सामान्य हिंदी और अन्य भाषाएं, जो भाषाएं उनकी हैं उनके बारे में, हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान, वर्णमाला से क्वेश्चन तत्सम तद्भव दिया गया, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य और उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, ये सब सारी चीजें दी गई हैं। अपठित बोध और प्रसिद्ध कवि जो होंगे वो पिछली बार ही पूछे गए थे, इस बार ही पूछे जाएंगे। लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं उनके बारे में प्रश्न बनता था, इस बार भी वही पूछा गया है। हिंदी भाषा में जो पुरस्कार मिला है
उन सबको पूछा जाएगा। तो यानी हिंदी में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई बदलाव नहीं, जो पिछली बार यूपीएसआई के एग्जाम्स में था वही बदलाव आया है। विविध इसलिए लिखते हैं, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो वो जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन ना उठा पाए, इसलिए विविध लिख देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, हिंदी का सिलेबस हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं मूल विधि संविधान। इसमें देखिए कुछ बदलाव हुए। मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान मिलाकर के 40 नंबर के क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आएंगे। उसमें क्या हुआ है कि मूल जो भारतीय न्याय संहिता, अब यहाँ पर जो सीआरपीसी वगैरह था उनकी जगह पे बीएनएस का यूज कर लिया गया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी यहाँ पर क्या यूज किया गया, बीएनएसएस। तो यहाँ पर ये यूज किया। महिलाओं बच्चाओं के अनुसूचित जाति सदस्यों के लिए संरक्षण ये पहले भी था। और जैसे क्या है कि वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, युद्ध जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्याय, ये सब सारी जो जानकारी पिछली बार भी थी, पिछली बार भी पढ़ना था और इस बार भी पढ़ना है। ये तो हो गया मूल विधि। इतना सेक्शन जो है वो मूल विधि का है। ठीक, उसके बाद में आता है ये हमारा संविधान का पार्ट है। संविधान के उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय और प्रदेशी संस्कारों का गठन और उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन जैसे पंचायती राज हो गया, केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में कौन कौन सी पॉलिसीज आती हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में कौन कौन सी पॉलिसीज आती हैं, उनसे जो बनने वाले प्रश्न हैं वो भी पूछे जाएंगे। निवारण तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, संवैधानिक अनुसूचियां और अखिल भारतीय सेवाएं और उनकी चयन पद्धति के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ये मूल विधि का हो गया और ये हमारा हो गया राजनीति का या संविधान हो गया, यहाँ तक की संविधान हो गया। अब आता है जीके में एक और पार्ट यानी जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य ज्ञान। इसमें क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान यानी सामान्य ज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आ गया। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत स्वतंत्रता संग्राम यानी मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, भारत का इतिहास में तीनों हो जाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पर इंडिपेंडेंस का पूछा गया है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में क्वेश्चन बनेंगे। कृषि से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वाणिज्य और व्यापार, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आएगा। जनसंख्या, अब जनसंख्या कौन सी दे देते हैं सेंसस, अब ये वो अभी तो 2011 तक की हुई। पर्यावरण और नगरीकरण से भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। और एफडीआई यानी फाउंडेशन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इससे भी क्यों, ये करंट का टॉपिक है इसलिए कि फॉरेन के जो है इंडस्ट्री यहाँ पर कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। अब हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये हो गया, ये बड़ा सेक्शन है। प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व और सामायिक, उत्तर प्रदेश, संस्कृत, शिक्षा का, ये सब सारा जो है वो आपको जीएस के पोर्शन में देखने को मिलेगा। तो सामान्य ज्ञान में हमारा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान तीनों चीजें आ जाती हैं। फिर हम लोग चलते हैं मैथ्स की तरफ। इसमें दिया है संख्यात्मक और मानसिक योग्यता। एक सेकंड जी, इसमें दिए नंबर सिस्टम, वही संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, दशमलव, भिन्न और भिन्न, महत्तम, एचसीएफ हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, छूट का, डिस्काउंट यानी लाभ और हानि हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हो गया, औसत हो गया, टाइम, समय और वर्ग, सारणी, ग्राफ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनेंगे। इसमें मेंसुरेशन, यहाँ पर एडवांस मैथ का भी चैप्टर है और अर्थमेटिकल और अंकगणितीय संगणना और जो विश्लेषणात्मक कार्य हैं और विविध तो आप लगा ही दिया जाता है तो इससे आएगा। इसमें दो चीजें फिर आता है इसी में ही, मानसिक, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में तार्किक आरेख हो गया यानी हमें लॉजिकल डायग्राम्स दिए गए होंगे, संकेत संबंध विश्लेषण दिए होंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध दिया होगा, शब्द रचना परीक्षण दी गई होगी। ये सब जो टॉपिक है वो आंकड़ों की तार्किक विश्लेषण और अंतर्निहित भावों का निश्चय करना, ये सब हमारा मैथ्स का आएगा। ये अच्छे लेवल पे आती है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेसिक नहीं कंफर्म है या बेसिक सही से नहीं तैयार है तो आपके क्वेश्चन है ये इस जो यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको परेशान करेंगे। तो हमारे चैनल पे, इस चैनल पे हम आपके लिए आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग देखते हैं, अब आते हैं रीजनिंग वाले पे यानी जिसमें हम लोग मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि परीक्षा जो है, इसमें जो क्या क्या पूछा जाएगा, संबंध और आंशिक समानता परीक्षण, जैसे फोटोज वगैरह दिखा करके क्या रिलेशनशिप होती है, सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन के वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यानी रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चन मिलेगा और प्रॉब्लम बेस्ड अल्फाबेट के जो होंगे उससे क्वेश्चन मिलेंगे और समय क्रम परीक्षण का क्वेश्चन मिलेंगे, वेन डायग्राम मिलेंगे, चार्ट सदृश वो मिलेंगे और गणितीय योग्यता का जो परीक्षण होगा उसका भी मिलेगा। तो इसमें भी दो टॉपिक है, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण यानी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है, निर्णय क्षमता, दृश्य, स्मृति, विभेदन
और ये शब्द आकृत वर्गीकरण संबंध, और ये कहें कि यहाँ पे ये देखें अंगड़ती श्रृंखला जो नंबर सीरीज है, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज आएगी वो पूछी जाएगी। और ये कहा जाएगा कि अमूर्त विचारों और प्रतीकों तथा उनके संबंधों में सामंजस्य की क्षमता जो है, आपकी तार्किक क्षमता क्या, सोचने की क्षमता क्या, उनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। आप सिलेबस एक जगह लिख लीजिएगा ताकि आपको पढ़ना क्या है एटलीस्ट वो पता चल जाए, ठीक है। उसके लिए हम जिसका सिलेबस वाइज बना देंगे, आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है वो सारी चीजें बना करके इस चैनल में दे देंगे हम। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया हमारा सिलेबस। अब देखिए जब सिलेबस होता है फिर उसके बाद में शारीरिक मानक परीक्षण होते हैं। क्या होते हैं वो देखते हैं कि जैसे अगर कहा जाए पुरुषों की जो ऊंचाई है, अभ्यर्थियों की न्यूनतम शारीरिक की क्या क्या ऊंचाई, पहली चीज तो मेल में जो होती है, मेल और फीमेल दोनों में है, इसमें ऊंचाई नापी जाती है। अब ऊंचाई क्या होगी, जैसे सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और यानी यहाँ पर एसटी को छोड़ करके, एसटी की जो हाइट में डिस्काउंट दिया रही है, कहे कि छूट मिलती है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बाकी सबकी 168 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपकी हाइट आप एसटी में नहीं है और आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर भर भी देंगे तो आप मेडिकल में बाहर हो जाएंगे, या जो पीईटी होता है उसमें बाहर कर दिया जाएगा, ठीक। तो हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी में छूट दी गई है 160 सेंटीमीटर तक की अगर है तो भर सकता है। फिर उसके बाद में क्या कहा, सीना क्या किया है, क्योंकि मेल में सीना नापा जाता है, फीमेल में सीना नहीं नापा जाता है, उसमें वेट नापा जाता है, मिनिमम 40 किलो होना चाहिए। अब इसका सीना क्या होना चाहिए, यानी जो भी है एसटी को छोड़ करके उनका 84 सेंटीमीटर यानी बिना फुलाए होना चाहिए 79 सेंटीमीटर यानी बिना फुलाए, और फुलाने के बाद में कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें कहा कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का सीने का फुलाव अनिवार्य है। यानी अगर ये देखा जाता है कि आप के अंदर कोई हार्ट वाली प्रॉब्लम या किसी और चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आगे दिक्कत ना हो जॉब्स में, तो इनके लिए 79 और फुलाकर के 84। बट एसटी के जो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनका जो है वो 77 भी मान लिया जाएगा। अगर 77 अगर उनका चेस्ट है तो वो फॉर्म भर सकते हैं, और फुला करके 82 होना चाहिए, ठीक है। तो हाइट एसटी को छोड़ करके 168 सबकी होनी चाहिए, और चेस्ट जो है एसटी को छोड़ करके 179 सेंटीमीटर सबका होना चाहिए। ये तो हो गया मेल की बात। अब बात करते हैं फीमेल में। फीमेल में क्या मांगा जा रहा है जी, फीमेल में क्या, महिलाओं की जो करते हैं उनकी न्यूनतम शारीरिक मानक इस प्रकार दी गई है। जो ऊंचाई है वो कहाँ पर, अनुसूचित जनजाति की 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बट एससी को छोड़ करके जितने भी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनकी 152 जो है सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल में, ठीक है। चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी के हों, ओबीसी के हों, एससी के हों, किसी भी कैटेगरी, तीनों कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उनकी जो फीमेल की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए, और एसटी की जो है उनकी 147 भी हाइट है तो वो भर सकते हैं। अब चेस्ट नहीं नापा जाता यहाँ पर इन लोगों का, जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं इनका जो वेट नापा जाता है मिनिमम आपका 40 kg होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए, और उससे ऊपर की तो लिमिट नहीं दी गई है, बट मिनिमम जो वेट है आपका 40 kg होना चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर शारीरिक दक्षता और परीक्षा, यानी जब आपका अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी और प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता में आहार्य होने वाले जो फीमेल कैंडिडेट है, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसमें आप पहली चीज मेरिट पास करते हैं, जो दौड़ की आती है उसमें पास करने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप जब अगर पास हो जाते हैं उसमें तो आपको दौड़ के लिए किया जाएगा, उसमें जो मेल होंगे उनको 4.8 किलोमीटर यानी 4.8 किलोमीटर की दौड़ दौड़नी होगी। कितने मिनट में, 28 मिनट में, यानी उनको जो है वो 28 मिनट में वो 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। अब फीमेल में आता है, महिला अभ्यर्थियों की 2.4 किलोमीटर है, यानी फीमेल की जो है वो 2.4 किलोमीटर है। इनको कितनी देर में दौड़ना है, इनको दौड़ने के लिए 16 मिनट मिलता है, यानी 16 मिनट में आपको जो है वो 2.4 किलोमीटर की जो है वो आपको दौड़ करनी होगी। 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर और 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर, ठीक है। ये तो हो गया आपकी जो दौड़ का है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हमने इसी सब्जेक्ट की बात कर ली थी। फिर उसके बाद में जब आप फॉर्म भरते हो तो क्या गलतियां ना करें उसके बारे में भी मैंने बता दिया था कि सबसे पहले आप जो फॉर्म भर रहे हो वो आपका सही होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ओटीआर। इस बार ओटीआर मांगा गया तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है उसका पंजीकरण करना होगा। अब पंजीकरण क्या होगा, अभ्यर्थी हो तो ओटीआर पंजीकरण करने हैं, सभी चरण अनिवार्य हैं। जो कुछ चरण दिए गए, सर्वप्रथम अभ्यर्थी बोर्ड वेबसाइट पर जाकर के
आवेदन है तो लिंक करेगा, लिंक पर क्लिक करने के बाद में आवेदन है तो अभ्यर्थी प्रथम बार OTR जो है उसका पंजीकरण करेगा। प्रथम बार पंजीकरण के पास करने और निम्न और दिए हुए यूनिक ईमेल आईडी दिया होगा, आपका मोबाइल नंबर दिया गया होगा और फिर आपका कुछ OTR नंबर आएगा आपके मोबाइल पर जो अपरिवर्तनीय होगा, यानी जो चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में सत्यापन है, यानी डिजी लॉकर अकाउंट बनेगा आपका, वहीं पर ही वेरिफिकेशन होगा। फिर सत्यापन उपरांत अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरणों को भरना पड़ेगा। फिर अब पंजीकरण के आखिरी चरण में अभ्यर्थी पासवर्ड बनाएगा, ये स्टूडेंट खुद बनाएगा। आप जब भी किसी साइबर कैफे से फॉर्म भरा रहे हैं या खुद फॉर्म भर रहे हैं तो ये पासवर्ड ऐसा बनाइएगा जो स्ट्रांग हो प्लस आपको याद भी रहे। फिर नीचे होगा कैप्चा कोड भर करके आप पंजीकरण की पूर्ण कर लेगा, यानी जो OTR सिस्टम जो OTR फॉर्म है आपका भर जाएगा। पासवर्ड, मोबाइल नंबर, यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं किसी और की ईमेल आईडी भर देते हैं, वहां पे दिक्कत होती है। मोबाइल नंबर किसी और का भर देते हैं, वहां पर भी दिक्कत होती है। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप अपना ही भरिएगा, जो एग्जाम के लास्ट तक की जब तक सिलेक्शन चलता रहे तब तक ये नंबर चलते रहने चाहिए, वरना नंबर खो जाते हैं, नंबर बदल जाते हैं, फिर आपको बहुत दिक्कत होती है। तो नंबर ऐसा डालिएगा जो चलता हो, ईमेल आईडी ऐसी डालिएगा जो आपकी ही हो। आगे बात करते हैं कुछ फॉर्म से रिलेटेड। जैसे इसमें दिया गया है कि जब एक यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि बच्चों की जो इस बार कुछ फोटोज में चेंजेस किए गए, किस तरीके की फोटो अपलोड होगी, उसमें भी बहुत बदलाव है। होता क्या था कि बहुत सारे बच्चे जो होता था कि 3-4 महीने पहले, और कुछ बच्चे जो होते बहुत पुरानी फोटो डाल देते थे, तो एग्जाम सेंटर में मिलाने में बहुत दिक्कत होती थी। इस बार भर्ती बोर्ड ने पहले से कुछ क्लियर कर दिया। क्यों? क्योंकि इस बार भर्ती बोर्ड ने सारी चीजें, जो डाउट वाले क्वेश्चन थे, जो डाउट वाले जिसमें बच्चे ऑब्जेक्शन उठा सकते थे, वो सारी एक एक करके क्लियर कर दी है। क्या किया है इसमें? कहा गया आवेदन में जो रियल टाइम यानी लाइव फोटोग्राफी ली जाएगी, यानी आप जिस समय फॉर्म भरोगे ना उसी समय ही आपकी किसी बच्चों की बियर्ड बड़ी होती है, किसी के चश्मा लगा होता है, ये सब सारी चीजें दिक्कत होती है। किसी कोई क्लीन शेव में चला जाता है, मान लो कोई क्लीन शेव में फोटो अपलोड की, दाढ़ी में चला गया, मिलाने में बहुत दिक्कत होती है। तो जो लाइव टाइम रियल टाइम फोटो भरी जाएगी। अब रियल टाइम जब भी फोटो खींची जाए तो जो बच्चे स्पेक्स लगाते हैं या किसी प्रकार के चश्मा वगैरह लगाते हैं तो वो ना लगाएं, नॉर्मल आप फोटो अपलोड कराएं और फॉर्म भरें, देन आपको, ताकि वहां पर दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर रेटिना का वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है, तो वहां पर भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जो फॉर्म भरे वहां पर जो है वो फॉर्म के फोटो अपलोड करते समय जो है वो स्पेक्स वगैरह ना लगाएं। रियल टाइम फोटोग्राफी वेब कैमरा चालू किया जाएगा। अन्य कोई उपकरण जो आवेदन पत्र भरने के दौरान रियल टाइम फोटो ले सके उसका भी यूज हो सकता है। अब इसमें भर्ती बोर्ड ने खुद बता दिया, क्या बताया है? रियल टाइम अपलोड करने के दौरान अभ्यर्थी टोपी ना पहने, टोपी पहनकर अपलोड करेगा तो फोटो स्वीकार नहीं होगा। कुछ लोग कैप वगैरह मार स्टाइलिश बन करके लगा देते हैं तो वो फोटो अपलोड नहीं होगी या स्वीकार नहीं होगी। दूसरा क्या गया? रियल टाइम फोटो के दौरान अगर चेहरा आपका क्लियर नहीं दिख रहा है, किसी भी चीज से ढका नहीं होना चाहिए, यानी कुछ लोग रुमाल बांध करके या कुछ भी करके ऐसे नहीं कर सकते, यानी चाहे बाल हो, चाहे आपके मास्क हो, चाहे आपके बाल यहाँ पे आ जाते हैं, कपड़ा हो या छाया हो, आभूषण इत्यादि ढका हुआ नहीं होना चाहिए, यानी आपका चेहरा जो है वो क्लियर दिखना चाहिए, ये बता दिया। ऐसे व्यक्ति जिनके आंखों का चश्मा धारण किया जाता है उन अभ्यर्थियों को फोटोग्राफ लेते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि रियल टाइम फोटोग्राफ पर चश्मा का उपयोग प्रतिबंध और रोशनी ना पड़ने अर्थात अभ्यर्थी की आंखों को स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए, यानी चश्मा का यूज ना करें। वही चीज का रियल टाइम फोटोग्राफ ब्लर नहीं होनी चाहिए, यानी क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा क्या कहा गया है कि रियल टाइम फोटोग्राफ में अत्यधिक चमक नहीं होनी चाहिए, यानी शाइनिंग करके दे दे तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ चीजें जो फोटोग्राफ अपलोडेड से जो दिक्कतें होती थी जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते थे वो इस बार सारी डिटेल में बता दी। भर्ती बोर्ड ने सारी चीजें क्लियर कर दी, मैंने भी सारी चीजें बता दी है, इससे डिटेल में कुछ हो नहीं सकता है। और फिर हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पर फोटोग्राफ की बात हो गई। अब ये हम लोग रियल टाइम की कुछ और बातें थी कि जैसे कुछ लोग जो होते हैं, जैसे मान लो कोई कांस्टेबल में है या किसी और में है, तो ये भी कह दिया गया रियल टाइम करते समय अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की वर्दी को धारित नहीं करेंगे। ठीक है, कि अगर यूनिफॉर्म में आए कांस्टेबल में, आप फॉर्म भर दिए, फॉर्म अपनी लगा रहे हैं वर्दी में, तो ऐसा कोई वर्दी की दशा में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये भी कहते हैं कि वर्दी में आप नहीं भर सकते हैं। लेकिन परीक्षा में सहित भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण में भाग लेते समय अभ्यर्थी को कोई वर्दी धारित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी आप कोई यूनिफॉर्म जो स्पेशल होगी वो आप भरने को, जैसे आर्मी हो गया या कांस्टेबल हो गया या कोई भी वर्दी है जो आप भर नहीं सकते। यदि अभ्यर्थी की रियल टाइम फोटोग्राफ के आधार फोटोग्राफ से मैच नहीं होता है तो अभ्यर्थी को इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में घोषणा भरना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा आधार नहीं दिया गया है, आधार जो कार्ड है अगर नंबर नहीं दिया गया है, तो किसी अन्य निर्धारित सरकारी पहचान पत्र के माध्यम से आवेदन किया गया है तो उसे आवेदन पत्र में निर्धारित
स्व घोषणा पत्र भरना होगा, यानी जो खुद से जो हम लोग वेरीफाई करते हैं वो भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर आते हैं हस्ताक्षर। कुछ बच्चे स्टाइलिश तरीके से हस्ताक्षर कर देते हैं, उनके भी बारे में भी कहती है भर्ती बोर्ड ने। आवेदन पत्र अभ्यर्थियों को अपना हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना है। कैसे करना है वो देखिए, कुछ शर्तें दी गई हैं। पहली चीज, आवेदक को सफेद कागज होना चाहिए, यानी लाइनिंग वाला जो आपका पेज होता है उस पर नहीं होना चाहिए, यानी सफेद कागज पर काले स्याही के पेन से। यहाँ पर पूरा डिटेल में बता दिया गया कि ब्लू पेन का यूज नहीं होगा, काली स्याही के पेन से 55 mm और 20 mm के आकार वाले बॉक्स के अंदर हस्ताक्षर करना होगा। दूसरा, हस्ताक्षर रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ये कहें कि अगर हम ऐसे साइन करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसे साइन करते हैं SANDEE और P, तो ये आपका मान्य नहीं होगा, ठीक। इस तरीके से अगर साइन करेंगे तो मान्य नहीं होगा। अगर आप जो पहला अक्षर कैपिटल में लिख सकते हो, बाकी के जो लेटर्स हैं वो आपको स्मॉल लेटर में रखने पड़ेंगे, ठीक है। कोई स्पेशल कैरेक्टर या कुछ बनाएंगे तो नहीं, जो पहला जो कैरेक्टर होगा, यानी सारे ब्लॉक लेटर्स में नहीं होना चाहिए, एक अक्षर आप ब्लॉक लेटर्स में कर सकते हो। इस टाइप का जो आपका साइन होगा वो वेरीफाई हो जाएगा, बाकी के वेरीफाई नहीं होंगे या एक्सेप्ट नहीं करेगा। हस्ताक्षर की जो जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट होनी है तो सबको पता है, ठीक है। हस्ताक्षर का आकार जो दिया गया है 50 mm × 20 mm यानी 140-60 पिक्सल्स होना चाहिए, और फाइल का साइज जो 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, आगे पीछे का नहीं। हस्ताक्षर केवल आवेदक का ही होना चाहिए, किसी और का साइन नहीं करना चाहिए। तो अगर साइन की बात करें तो लाइन वाला कागज नहीं होना चाहिए। दूसरा, सफेद कागज होना चाहिए, उसमें ब्लैक जो डॉट पेन हो उसी से साइन करिएगा, और सारे कैपिटल लेटर में ना लिखिएगा, पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखिए, बाकी छोटे अक्षरों में लिख करके साइन आप कर सकते थे। तो ये जो बातें थी जो नोटिफिकेशन के बारे में थी, सारी की सारी मैंने बता दी है। इससे ज्यादा डिटेल में अगर आप समझेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब आती है तैयारी कैसे करें, उसकी पर्टिकुलरली वीडियो अभी थोड़ी देर में मैं बना रहा हूँ। उसमें आपको बता दिया जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज हम लोग आपको हर सब्जेक्ट की, मैथ्स की, रीजनिंग की, हिंदी की और जीके जीएस, मूल विधि, संविधान, इस टाइप का सब्जेक्ट वाइज इसी चैनल पे वीडियोस आएंगी और आपको तैयारी करने में हेल्प करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।